और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार क्लास 8 से फाइनली तुम क्लास 9th में आ गए हो और अब तुम सीनियर कहलाने के लायक हो गए हो यार। और मुझे पता है आप लोगों ने अपने नए बुक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी किया है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपकी नई हिंदी की बुक जिसका नाम है गंगा। उसका सबसे पहला चैप्टर दो बैलों की कथा। हालांकि मैंने आपके नए बुक का काव्य खंड का जो सबसे पहला चैप्टर है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, रैदास के पद, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो वीडियो भी देख लेना। बाकी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सब आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि है दो बैलों की कथा, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। हालांकि ये कहानी दो बैलों की है, लेकिन उससे हमें सीखना है। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत गधे के उदाहरण से करते हैं। वो बताते हैं कि अगर हमें किसी को बेवकूफ कहना हो, मूर्ख कहना हो, तो हम उसको गधे की परिभाषा दे देते हैं कि ये तो एक नंबर का गधा इंसान है। सबसे पहला शब्द जो हमारे दिमाग में आता है ना, वो आता है गधा। लेकिन क्या सचमुच में गधा बेवकूफ होता है, या बस लोग उसके सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं? सारे जानवरों को गुस्सा आता है, लेकिन क्या तुमने कभी गधे को गुस्सा करते हुए देखा है? यहाँ तक कि जो गाय है, जिसे हम लोग बहुत ही सीधा जानवर समझते हैं, बहुत ही शुद्ध जानवर समझते हैं, वो भी मार देती है कभी कभी। कुत्ता जो कि पालतू जानवर है, वो भी भौंक देता है कभी कभी। लेकिन गधे को तुमने कभी भी गुस्सा करते हुए ना देखा होगा, ना सुना होगा। वो तो बस बेचारा शांत रहता है, उसके कभी भी भाव ही नहीं बदलते हैं, ना सुख में, ना दुख में, ना हंसी में, ना गम में। हमेशा तुमको एक जैसा ही दिखेगा। जो रूखा सूखा दोगे वो खा लेगा बेचारा। ऋषि मुनियों के सारे गुण इसके अंदर है। एकदम शांत रहता है, गुस्सा नहीं करता है, सुख दुख में सब में एक ही समान रहता है। जो दे दो वो चुपचाप खा लेता है, कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन फिर भी लोग उसको बेवकूफ कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका एक बड़ा भाई भी है, बैल। लोग बैल शब्द का भी प्रयोग करते हैं जब किसी को मूर्ख या बेवकूफ कहना हो तो। लेकिन बैल कभी कभी सींग मार देता है, वो विरोध करता है, इसीलिए वो गधे का बड़ा भाई है। अगर कोई सीधा साधा हो तो हम लोग गधा कह देते हैं, ए तू तो गधा है, गधी है तू, एक नंबर की गधी। लेकिन अगर वो जवाब देने लगे तो फिर हम लोग बोलते हैं बैल बुद्धि का है भाई, ये इससे पंगा मत लेना। गधा ना बिल्कुल हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय भाइयों जैसा है। जो अमेरिका में रहते हैं लोग, उनके जैसा है। वो जी तोड़कर काम करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, चार बातें सुनकर भी सह लेते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? अमेरिका के लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं, जाहिल कहते हैं, गवार कहते हैं। क्योंकि हम लोग सीधे साधे हैं ना भाई, इसीलिए हमको हमेशा गवार ही समझा जाता है। लेकिन वही हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते, उन अमेरिकन को भी कुछ सुना देते, तो भाई हम लोग सभ्य इंसान कहलाते। बात एकदम सीधी है कि इस दुनिया में सीधेपन का कोई उपयुक्त नहीं है। इस दुनिया में, इस जमाने में अगर तुम सीधा साधा बनकर रहोगे ना, तो लोग तुमको जो मन आएगा वो आकर कह देंगे, तुम्हारी रैगिंग करेंगे, बुरा भला कहेंगे, जो उनको मन में आएगा वो तुमसे काम करवा लेंगे। लेकिन अगर तुमने पलट कर जवाब दे दिया तो फिर तुमको अपना भाई, अपना दोस्त बना लेंगे। मेरे एक गांव में कहावत है, सुद्धा के मुंह कुत्ता चाटी। तो अगर सुद्धा बन के रहोगे ना, तो कुत्ता भी आके मुंह चाट जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें इस कहानी से एक चीज तो सीखने को मिलती है कि हमें सुद्धा बन के नहीं रहना है, हमें साधारण बन के नहीं रहना है। जवाब देना सीखना होगा, विरोध करना सीखना होगा, और इसको तुम अपने जीवन में, अपने लाइफ में जहाँ जरूरी है वहाँ इस्तेमाल करना। अगर टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऐसे चुपचाप बैठो मत, सब लोग मिलो ग्रुप में और फिर जाकर विरोध करो इसका। प्रिंसिपल सर को जाके बोलो, डायरेक्टर सर को जाके बोलो कि टीचर को चेंज करो, इससे हमें समझ में नहीं आता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने तुमको दिया है कि सुद्धा बन के मत रहो। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है झूड़ी काछी। उसके दो बैल होते हैं, एक हीरा और एक मोती। हीरा बड़ा समझदार होता है, मोती बदमाश होता है। दोनों ही बैल पिछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिन साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों मुख भाषा में विचार विलम्ब करते थे, मतलब अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे कि मोती भाई का हाल चाल, कैसन बारा हो? तो उधर से हीरा कहता था, अरे बढ़िया है भाई बा, तुम बताओ। वो दोनों ही एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में ही काम करते थे। एक ने अगर नाद से मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता था। नाद मतलब नादी, जिसमें गाय लोग का खाना रहता है, चारा रहता है। वो गांव की ठेठी शब्द में इसको नादी बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी तो दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे। लड़ते नहीं थे, प्यार करने का उनका एक अलग तरीका था। क्योंकि भाई बिना मारपीट के ना दोस्ती एकदम गहरी दोस्ती नहीं कहलाती है। वो फिर ऐसा लगता है कि यार दोस्ती ना एकदम हल्की सी दोस्ती है, मजा नहीं आ रहा है। तुम भी तो अपने दोस्तों को मारते हो यार, आते से एकदम झापड़ मारते, बोलते हाँ बेटा क्या हाल चाल, बोलते हो कि नहीं? झूठ मत बोलना है ना यार। उंगली करना तो दोस्तों की फितरत है ही। दिन भर के थकान के बाद दोपहर या संध्या में जैसे ही इनको खोला जाता तो ये लोग एक दूसरे को चाट कर अपना थकान मिटा लिया करते थे। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि नाद पे जाने के बाद खली भूसा ये लोग साथ में ही खाते थे, साथ में ही नाद में मुंह डालते, एक साथ ही बैठते। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। झूरी ने एक बार इन बैलों को ससुराल भेज दिया। अब बैलों को क्या मालूम कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया। उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर ईश्वर ने उनको वाणी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो वो झूरी से जरूर पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चल रहा था तो हमसे और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब नौकरी, गुलामी। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की, तुमने जो रूखा सूखा खिलाया हमने खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों बेच दिया। दरअसल झूरी ने बेचा नहीं था, उसने अपने साले गया को दे दिया था। साले का नाम था गया। तो जब गया इनको ले जाने लगा ना, तो ये लोग विरोध करने लगे, आगे ही नहीं बढ़ रहे थे।
वो अगर पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, अगर वो आगे से रस्सी पकड़ के खींचता तो वो लोग पीछे से जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हाँकते। कौन जाने, लेकिन गया को घर तक बैल ले जाने में दांतों से पसीना आ गया। शाम में जब दोनों बैल नए स्थान पे पहुंचे तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन उन्होंने नाद में मुंह तक नहीं डाला, कुछ भी नहीं खाया। उनका दिल एकदम भारी सा हो रखा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज छूट गया था। ये नया घर, ये नया गांव, ये नए आदमी उनको एकदम बेगाने से लगते थे। दोनों ने मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखी मारी और लेट गए। जैसे ही गांव में अंधेरा हुआ, सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे को तोड़ डाला और घर की तरफ भाग चले। हालांकि जो पगहा था वो काफी मजबूत था, किसी को ऐसा अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऐसा तोड़ देंगे इसको। लेकिन उस समय उन दोनों के अंदर दुनिया भर की शक्ति आ गई थी, एक ही झटके में रस्सियां तोड़ डाली। सुबह प्रातः काल जब झूड़ी सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल जो हैं चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटका है, घुटने तक के पांव कीचड़ में भरे पड़े हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा है। मतलब वो लोग झूड़ी का विरोध कर रहे हैं, गुस्से में है थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार भी बहुत कर रहे हैं, स्नेह बहुत है। मतलब वो लोग झूड़ी से इस बात पे गुस्सा है कि उन्होंने उसको क्यों बेच दिया, लेकिन उनके अंदर स्नेह भी है। झूड़ी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़ कर गया और अपने गले से लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुंबन का वो दृश्य बहुत ही मनोहर था। गांव घर के लड़के जमा हो गए, ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना थी। कोई अपने घर से रोटियां लाकर उनको खिला रहा था, तो कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई भुस्सी। बच्चों ने तो ये कह दिया कि ये बैल नहीं है, इनका तो पुनर्जन्म हुआ है, इनकी बहादुरी को तो मेडल मिलना चाहिए। ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, इतने दूर से ये लोग अकेले चले आए। ये बैल नहीं है, ये तो उस जन्म के आदमी हैं। लेकिन झूड़ी की स्त्री ने बैलों को जब द्वार पर देखा तो वो एकदम जल उठी। वो बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम नहीं किया और भाग आए। झूड़ी को अपने बैलों के ऊपर यह आरोप सहन न हुआ। उसने कहा, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, भाग आए। हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो बस पानी पिला कर रखते हैं। अच्छा जी, अगर चारा मिलता तो क्यों भागते? भागे इसीलिए क्योंकि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को खिलाकर सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। और ये दोनों ठहरे कामचोर तो भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। और वही हुआ भाई। मजूर को कहा गया कि बैलों को बस सूखा भूसा ही दिया जाए। मजूर मतलब वो जो गाय वाई की सेवा करता है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, खाए तो खाए क्या। आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे। झूड़ी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं दे देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। जा चुरा के डाला। ना दादा ना, पीछे से तुम भी उनकी तरफ ही लोगे। दूसरे दिन झूड़ी का साला फिर से आया और बैलों को ले चला। इस बार उसने बैलों को गाड़ी में बांध दिया था। जो बैलगाड़ी होती है ना, उसमें इन बैलों को आगे बांध दिया था और पीछे से हाँकते हुए ले जा रहा था। 2-4 बार मोती ने तो गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि हीरा बड़ा समझदार था, सहनशील था और मोती को तो बात बात पे गुस्सा आ जाता था। शाम को घर पहुंचते ही दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया गया और कल की शरारत के लिए मजा चखाया गया। उनको वही सूखा भूसा डाल दिया गया और अपने दोनों बैलों को खली चूनी वगैरह सब दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूड़ी उन्हें फूल की छड़ी से छूता तक नहीं था। उसकी टिटकार पे ही दोनों उड़ने लगते थे, लेकिन यहाँ पर उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और उस पर भी मिलता क्या था, सूखा भूसा। उन्होंने नाद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम ही खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर इन दोनों ने पैर न उठाया। एक बार जब गया ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आ गया। वो हल लेकर भाग चला। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में अगर बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो वो दोनों पकड़ में न आते। हीरा ने मुख भाषा में मोती से कहा, भागना व्यर्थ है। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बहुत मार पड़ेगी भाई। परने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौरा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। ना भाई ना, खड़ा हो जाओ चुपचाप। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती बेचारा दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ के वापस घर की ओर ले चला। ये तो अच्छा था कि गया ने उस वक्त उसको मारा पीटा नहीं, वरना मोती भी पलट जवाब दे देता। आज दोनों के सामने फिर वही रूखा सूखा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटी लेकर आई और इनके मुंह में डालकर चली गई। उस एक रोटी से इनका क्या ही होता, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। पेट तो नहीं भरा मगर दिल भर गया। उनको ऐसा महसूस हो गया कि यहाँ भी कोई सज्जन व्यक्ति का वास है। लड़की भैरव की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसको बड़ा मारती पीटती थी, इसीलिए वो अपना दर्द इन दोनों बैलों में देखती थी।
दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अरते और शाम को थान पर बांध दिए जाते। फिर रात में वही लड़की आती और इन्हें 2 रोटी खिलाकर चली जाती। प्रेम से दी हुई लड़की की 2 रोटी भी इनके लिए बहुत थी। ये उसी की प्रेम की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी ये कमजोर नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है वो इसी घर के मालिक की बेटी है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, तुम ये बात भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, रस्सियां तोड़कर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी तोड़ोगे कैसे? इसका एक उपाय है मेरे पास। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो और फिर एक ही झटके में रस्सी टूट जाती है। रात को जब लड़की रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उस लड़की ने उनके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनके नाकों में नाथ डाल दिया जाए। उसने रस्सियां खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने कहा, अब चलते क्यों नहीं हो? चले तो जाएं, पर इस अनाथ लड़की पर आपदा आ जाएगी। सब लोग इस पर ही संदेह करेंगे। लेकिन लड़की ने बुद्धि लगा दिया और चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से बाहर निकला और दोनों बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। वो दोनों भी भागे, गया उनके पीछे पीछे भागा। वो दोनों और तेज भागे, गया पकड़ न पाया, इसीलिए गया शोर मचाने लगा और फिर गांव के कुछ आदमियों को लेने के लिए लौट आया। वो कुछ इस तरीके से चिल्ला रहा होगा, हो गांव वाला, हो पकड़ा, हो हमारे बैल भागल जा रखा, पकड़ा पकड़ा पकड़ा। मतलब इसी तरीके से वो चिल्ला रहा होगा। जब तक गया गांव के आदमियों को लेने के लिए लौटा, तब तक दोनों भाइयों को मौका मिल गया और वो सीधे भागते हुए चले गए। वो भागने में इतने मगन थे कि उनको रास्ते का ज्ञान ही नहीं था। उनको पता ही नहीं चला कि किधर भाग रहे हैं वो लोग। अपरिचित रास्ते मिलते गए, नए नए गांव मिलते गए और तब वो दोनों जाकर एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो लोग कहां पर आ पहुंचे हैं। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागते चले आए, ये नहीं कि वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल थे। खेत में मटर खरी थी तो चरने लगे। रह रहकर आहट भी ले रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मौज मस्ती से उछल कूद करने लगे। पहले तो दोनों ने ढकार लिया और फिर एक दूसरे को सींग से ढकेलने लगे। मोती ने तो हीरा को खाई में ढकेल कर गिरा दिया। फिर अचानक ही वहाँ एक सांड आ गया। वो सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, लेकिन ना भिड़ने से भी काम नहीं चलने वाला था। ना भिड़ते फिर भी मारे जाते। मोती ने कहा, बड़े बुरे फंस गए भाई, कोई उपाय सोचो। ये सांड तो अपने घमंड में चूर है भाई, विनती भी ना सुनेगा। एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 हो रहा है। और जो अगर उस सांड ने दोहराया तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेद दूंगा तो तुम पीछे से रगेदना। दोहरी मार पड़ेगी तब पता चलेगा उसे। मेरी ओर झपटा तो तुम पेट में सींग घुसा देना, और अगर तुम्हारी ओर झपटा तो मैं पेट में सींग घुसा दूंगा। दोनों मित्र ने जान हथेली पर लेके सांड को लपेटने की कोशिश की। सांड को भी एक साथ 2 शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वो एक एक करके चाहता तो दोनों को मार गिराता, पहले मोती को और फिर हीरा को। लेकिन ये दोनों ही एक साथ वार कर रहे थे, इसीलिए सांड उससे जीत नहीं पा रहा था। एक बार सांड को गुस्सा आया तो उसने हीरा को रगेदा, तो मोती ने पीछे से पेट में सींग भोंक दिया। जब वो पीछे मुड़कर मोती को मारा तो हीरा ने पेट में सींग भोंक दिया। ऐसे ही करते करते वो घायल हो गया और अंत में बेचारा भाग गया। दोनों बैलों ने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया और फिर दोनों बैलों ने उसे छोड़ दिया। तो देखा तुमने, दोनों ने साथ मिलकर वार किया तो वो लोग जीत गए। अगर वो अकेले अकेले जाते तो नहीं जीत पाते। तो इस पॉइंट से हमें ये सीखना है कि एकता में ताकत होती है। तो जब भी तुम्हें किसी से लड़ना हो तो एक साथ एकजुट होकर लड़ना। किसी भी काम को अगर तुम अकेले करने की कोशिश करोगे तो तुम उसको नहीं कर पाओगे, लेकिन वही तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे दोस्त आ जाएं, तुम्हारे परिवार आ जाएं, तो तुम्हारे अंदर एक ताकत आ जाएगी और तुम सब मिलकर एक साथ उसका सामना कर पाओगे। एकता में बहुत ताकत होती है, तो इसीलिए एक साथ रहा करो और किसी भी चीज के लिए एक साथ ही आवाज लगाओ। फिर से उसी एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर तुम्हारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं और अगर तुम एक एक करके अपने डायरेक्टर सर के पास जाओगे तो तुम्हारे डायरेक्टर सर तुमको भगा देंगे। लेकिन अगर पूरी क्लास एकजुट होकर जाओगे, स्ट्राइक करोगे, तो फिर उनको टीचर्स को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकता में ताकत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों मित्र अपने जीत के नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे। मोती ने कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। वो उस सांड को बच्चा बोल रहा है भाई। तो हीरा ने समझाया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए।
ये सब ढोंग है, बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचेंगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठी लिए हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। हीरा किनारे पर था तो वो निकल गया और मोती को पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि उसका संगी साथी संकट में है तो वो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों साथ फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों के जीवन में ये पहली बार था कि पूरा दिन बीत गया लेकिन उनको खाने का एक तिनका तक नहीं मिला। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है कि खाने को एक तिनका तक नहीं दिया। अरे इससे अच्छा तो वो गया था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था। यहाँ कई भैंसिया थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे थे, लेकिन किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर थे कि अपने पैरों पर खड़ा हो भी नहीं सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे पर कोई भी चारा लेकर नहीं आया। बेचारे दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाट चूट कर अपने पेट भरने की कोशिश की। जब रात में भी भोजन न मिला तो हीरा को गुस्सा आ गया। उसके दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। उसने मोती से बोला, अब तो ना सहा जाता मोती। मोती बेचारा सिर लटकाए हुए जवाब देता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस अब प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इतने में ही अकड़ ढीली हो गई। सारी अकड़ निकल गई भाई। बरे की दीवार कच्ची थी और हीरा तो मजबूत था ही। उसने अपने नुकीले सींग से दीवार में मारा तो मिट्टी का एक चिप्पर निकल आया। फिर तो इसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पे चोटें की और हर चोट के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा की हरकतें देखकर उसने उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई और मिला क्या? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन में पड़ जाऊं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो अगर दीवार खुद जाती तो कितने लोगों की जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन अगर और यहाँ रह गए ना तो ये सब के सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिरी और फिर उसके अंदर भी साहस बढ़ गई। फिर तो उसने दीवार में सींग मार मार कर लगभग 2 घंटे के अंदर में दीवार तोड़ ही डाली। दीवार गिरते ही अधमरे परे जानवर एकदम खड़े हो गए। तीनों घोड़ियां तो सरपट निकल गई, मतलब सबसे पहले भाग गई। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है ना। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर रहेंगे। आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी और दोनों गधे अभी तक वहाँ खड़े हुए सोच रहे थे कि भागे या न भागे। इधर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं परे रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? भाई बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुमने ही किया है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मैं मार भी खाऊं तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है, 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वो सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहने के बाद मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बैरे से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी, चौकीदार और कई कर्मचारियों के बीच में ऐसी खलबली मची कि क्या ही बताऊं। बस इतना कहना काफी है कि मोती की खूब जमकर सुताई हुई और उसको भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक दोनों मित्र वहीं पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उनके सामने नहीं डाला। हाँ, एक आध बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनके जीने का आधार था। दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, यहाँ तक कि उठ भी नहीं पा रहे थे, हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बारे के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी वहाँ जमा हो गए। तब दोनों मित्रों को निकाला गया और उनकी बोली लगाई गई। फिर उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उसकी सूरत देखते और फिर मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन ही खरीदता। फिर एक दड़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी। वो एकदम कठोर दिख रहा था। दोनों मित्रों के कुल्हों में अंगुली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। दरअसल वो एक कसाई था। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है इसका अंदाजा उनको हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को भित्र नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, अब जान न बचेगी। फिर मोती बोला, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे।
एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये हमको काट देगा छुरी से। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल इंसान के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, लेकिन भय के कारण दौड़ रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी भी चाल धीमी होती थी तो वो कसाई उनको डंडे से मारता था। पहले जैसी ताकत बची नहीं थी, इसलिए सह नहीं पा रहे थे। चलते चलते अचानक ही दोनों को ऐसा लगा कि वो लोग परिचित राह पर चल रहे हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया उनको ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही राह आ गया। इसी कुएं के पास हम हल चलाने आया करते थे। हाँ, ये यही कुआं है। मोती बोला, हमारा घर नजदीक आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे तो मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग दौड़ कर थान तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे नहीं जाएंगे। कसाई चाहे हमें कितना भी जोर करे, हम आगे नहीं जाएंगे। ये अपने पुराने थान की बात कर रहे हैं, बथान की बात कर रहे हैं, जहाँ झूरी इनको खाना खिलाता था। गांव की ठेठी भाषा में थान को बथान बोलते हैं। दोनों एकदम खुश होकर एकदम बछड़े की भांति कुल्ले मारते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वहाँ हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़कर चला आया। झूरी अपने घर के दरवाजे पर बैठकर धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ पड़ा और उन्हें एक एक करके बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाटने लगा। फिर दड़ियल आया और जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम में लेके आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इसको चुरा के लेके आए हो। चुपचाप चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। जाके थाने में रपट कर दूंगा। ये मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती उसे पीछे पीछे दौड़कर रगेदता रहा। गांव से बाहर निकल जाने पर वो वहां रुका रहा और दड़ियल का रास्ता देखता रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थरे फेंक रहा था और मोती एक वीर योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गाँव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। फिर हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ही ना बैठो। अगर वो मुझको पकड़ता तो मैं उसे बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। अगर जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही ना समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। फिर थोड़ी ही देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना वगैरह रख दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था और 20 लोग तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को माथे से चूम लिया। वही झूरी की औरत आकर उसके माथों को चूम ली और यहीं पर आपका ये कहानी जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो इस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। पहला ये कि हमें विरोध करना चाहिए। सीधा साधा बनकर रहोगे इस दुनिया में तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा। दूसरा ये कि हमें हमेशा मिलकर मुकाबला करना चाहिए, एकता में ताकत होती है। और जानवरों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, अगर तुम उसको प्यार से रखोगे तो वो भी प्यार से रहेंगे। और आखिर तक हमें ये भी समझ में आता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चाहे तुम कितनी ही बार मुसीबत में क्यों ना फंस जाओ, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहना, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, नोट्स, एमसीक्यूज सब मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।